रूस की स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ रही है। अब रूसी माताएं पुतिन के खिलाफ और उस विशेष सैन्य अभियान की शिकायत कर रही है जिसमें उनके बेटे मारे जा रहे हैं। अगर इतिहास गवाह है, ये एक खास समूह है जिसे आप रूस में बोलते नहीं देखना चाहेंगे। रूसी सरकार को डरना चाहिए। सिर्फ रूसी माताएं ही नहीं, मॉस्को के मेयर भी अब सार्वजनिक रूप से पुतिन की लामबंदी योजना का विरोध कर चुके हैं। यहाँ तक कि रूसी प्रचारक और युद्ध ब्लॉगर्स भी अब बहुत खुले तौर पर पुतिन को एक कमजोर नेता कह रहे हैं। तो इस असंतोष को रोकने के लिए पुतिन अब उस एकमात्र संगठन की ओर रुख कर रहे हैं जो कभी उनका विश्वासघात नहीं कर सकता, उनका पुराना केजीबी उत्तराधिकारी एफएसबी। उन्होंने उन्हें अभूतपूर्व शक्तियां सौंप दी है और इस फैसले ने चुपचाप एफएसबी और रूसी अभिजात वर्ग के बीच एक तरह का गृह युद्ध शुरू कर दिया है। और हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मॉस्को में कुछ रहस्यमय हो रहा है। निवासियों ने कल पूरे शहर में कुछ सुना, शहर के केंद्र से लेकर बाहरी इलाकों तक, लेकिन सरकार में कोई भी यह नहीं बता रहा कि वह क्या था। इससे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और एक भौतिक विज्ञानी का दावा है कि यह कुछ परमाणु से जुड़ा हो सकता है। तो यह क्या था? क्या यह कोई परमाणु परीक्षण था जो बहुत बुरी तरह से गलत हो गया? आइए इन बातों में गहराई से चलते हैं। मैं आपको मॉस्को की वह आवाज सुनाना चाहता हूँ, लेकिन पहले रूस के भीतर जो कुछ भी फटा वह सब दिखाते हैं। पेश है हमारा नया सेगमेंट, पिछली रात। यूक्रेन ने रूस की वाइल्डबेरीज की लॉजिस्टिक सुविधा पर फिर हमला किया। इस बार निशाना येकातेरिनबर्ग था, जो मोर्चे से करीब 200 किलोमीटर दूर है, यानी लगभग 1500 मील। और यहाँ हम देख सकते हैं कि पहला हमला हमारे सामने हो रहा है। हम देख सकते हैं कि एक ड्रोन आ रहा है। हम देख सकते हैं कि एक ड्रोन आ रहा है और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमला हो रहा है। ये कोई बड़ा हमला नहीं है, लेकिन ध्यान दे, ये जगह कागज, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरियों से भरी है जो जल्दी जलती है। एक सेकंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे क्या हुआ। हमारे पास एक ड्रोन है जो फैसिलिटी में उड़ रहा है और आगे बहुत दिलचस्प होता है। ड्रोन सीधे नहीं जाता, वो चारों ओर उड़कर अंदर जाता है। इसका एक खास कारण है। ये वही क्लिप है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कहता है कि ड्रोन वाइल्डबेरीज की तरफ जा रहा है, लेकिन वो सीधे नहीं जा रहा। और इसका कारण ये है कि ये ड्रोन यूक्रेन या जहां से भी लॉन्च किए जा रहे हैं, वहां से उड़ान भरने से पहले यूक्रेनी ऑपरेटर अपने ड्रोन को खास रास्ते पर प्रोग्राम करते हैं ताकि वे एयर डिफेंस और विमान रोधी गोलाबारी से बच सके, जो बैकग्राउंड में सुनाई देता है। अब ड्रोन उड़ता है और वहीं गिर जाता है। यहाँ दूसरा हमला दिखता है। अगर हम वीडियो में पीछे जाएं तो विमान रोधी गोलाबारी की आवाज सुन सकते हैं। ड्रोन की बात करें तो देखते हैं यूक्रेनियों ने फ्रंट लाइन पर क्या नया नवाचार किया है। ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ लंबी दूरी के हमलों में नहीं, बल्कि फ्रंट लाइन पर भी बहुत बढ़ गया है। फ्रंट लाइन पर वे ज्यादातर FPV ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके ऑपरेट करने के तरीके में भी नवाचार हुए हैं। पहले इन्हें किसी सिग्नल जैसे वाईफाई से जोड़ा जाता था, लेकिन वे उस सिग्नल को जाम कर देते थे और काउंटर इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर के कारण ड्रोन से संपर्क नहीं हो पाता था। इसी दौरान रूसियों ने सबसे पहले फाइबर ऑप्टिक समाधान निकाला, जिसमें ड्रोन को ऑपरेटर से फाइबर ऑप्टिक केबल से जोड़ते थे, जिससे उसे जाम नहीं किया जा सकता। अब यूक्रेनियों ने भी इसे कॉपी किया और यूक्रेनियों ने कई अलग अलग नवाचार किए हैं, जिसमें वे या तो फाइबर ऑप्टिक केबल को काट सकते हैं ताकि ड्रोन नीचे गिर जाए, या फिर इस नए तरीके की तरह जिसमें यूक्रेनियों के पास एक ड्रोन है जो अपने साथ एक जाल लगाए उड़ रहा है। रूसी ड्रोन देखते ही वो जाल कुछ दिलचस्प करता है। ये रूसी ड्रोन है जिसे हम यूक्रेनी ड्रोन के नजरिए से देख रहे हैं। वो रहा जाल। जाल उसके प्रोपेलरों को घूमने ही नहीं देता, तो ड्रोन उड़ नहीं सकता और बस नीचे गिर जाता है। ये निश्चित रूप से दिलचस्प है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात, कम से कम मेरे लिए, ये उन नवाचारों में से है जहां यूक्रेनी ड्रोन मिशन के दौरान नष्ट नहीं होता, बाद में भी उड़ता रहता है, इसलिए वे उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है यह ड्रोन बहुत महंगा नहीं, कुछ $100 का होगा, तो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेनियन ज्यादा परवाह करते हैं अगर वे ड्रोन खो भी दे। लेकिन फिर भी यह निश्चित रूप से कुछ दिलचस्प है। और अगले क्लिप में हम देख सकते हैं कि स्ट्राइक के बाद वाइल्डबेरी वेयरहाउस में आग लग गई है और देखिए यह आग बहुत तेज है। ये वेयरहाउस बहुत बड़े होते हैं, कई फुटबॉल मैदानों जितने, कुछ में तो 50 फुटबॉल मैदान समा सकते हैं। जब पूरा वेयरहाउस नष्ट हो जाता है, वो आग बुझाना आसान नहीं, कई दिन तक जलती है। इसी वजह से कुछ यूक्रेनी अकाउंट्स ने इस पर मजेदार मीम्स बनाए हैं। ये सबसे मजेदार मीम है जो मैंने देखा। उन्होंने रूसी झंडे के लिए नया सुझाव दिया है, जिसमें ऊपर का हिस्सा यूक्रेन के निशाने पर आई रिफाइनरियों और दूसरी चीजों से बदल दिया गया है। इससे रूसी आसमान और भी चमकता है, जैसा आप देख सकते हैं। अब
जैसा वादा किया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आग बुझने के बाद वेयरहाउस का हाल कैसा है। ये अच्छा नहीं लगता। यहाँ सैटेलाइट इमेजरी है। इस पहली तस्वीर में 1 अगस्त की यानी हमले से पहले की स्थिति दिख रही है और आप देख सकते हैं कि वेयरहाउस वैसे ही खड़ा है जैसे कोई और वेयरहाउस होता है। हमला 4 और 5 अगस्त को होता है। ये रात में होता है और इसी वजह से हमारे पास 2 अलग अलग तारीखें हैं। लेकिन हमला होने के बाद इसका हाल ऐसा दिखता है, लगभग पूरा वेयरहाउस जलकर खाक हो गया है और ये टुला शहर में था जो हाल ही में हुआ हमला था। अब अगली तस्वीर जो हमारे पास है वो मॉस्को क्षेत्र की है और ये वेयरहाउस इलेक्ट्रोस्ताल में था जो अब तक यूक्रेन द्वारा निशाना बनाया गया सबसे बड़ा वेयरहाउस था। ये वाइल्ड बेरीज का दूसरा सबसे बड़ा वेयरहाउस है, लेकिन अब तक तबाह किए गए वेयरहाउस में सबसे बड़ा है। देखिए बाद का नजारा। ये हमला 18 जुलाई को हुआ था और अब सैटेलाइट से देखें तो लगभग सब कुछ जलकर खाक हो गया है। यहाँ एक हिस्सा है जो नहीं जला है और यहाँ भी कुछ हिस्सा बचा है, लेकिन मैं कहूँगा कि अब परिसर का कम से कम 85% हिस्सा अब लगभग इस्तेमाल के लायक नहीं रहा है। उन्हें इसे फिर से बनाना होगा और यूक्रेन का लॉजिस्टिकल लॉकडाउन अभियान भी जारी है। इसका मतलब है कि रूस को क्रीमिया और मोर्चे पर सैनिकों की आपूर्ति में कठिनाई हो रही है। और यहाँ हमारे पास यूक्रेन डिफेंस के आधिकारिक अकाउंट से और क्लिप्स है जो हमें दिखाती हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है। चलिए इनमें से कुछ को देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक सप्लाई ट्रक को ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है। फिर हम एक और ट्रक को पीछे से देख सकते हैं और यहाँ एक फ्यूल टैंकर या फ्यूल ट्रक को ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है। अब पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अब रूस कितनी बार एयर डिफेंस ट्रक भेज रहा है। वहाँ एयर डिफेंस यूनिट्स अपनी बंदूकों के साथ फ्यूल काफिलों के साथ चलती है ताकि ड्रोन से सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दुर्भाग्य से अब वह भी नहीं चल रहा और अभी अभी यूक्रेनियों ने उन काफिलों में से एक को नष्ट कर दिया। और हमारे पास एक रूसी आदमी का वीडियो है जो कुछ हुआ उसके बाद की तबाही के बीच से गाड़ी चलाते हुए गुजर रहा है। तो देखिए सुनिए, वो खुद ही कमेंट्री करता है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद सुनिए। चलो, सामने ट्रैफिक नहीं है और यहाँ 3 गाड़ियां जल रही हैं। क्या सड़क साफ है? चलो 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 साला, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब इसे कहते हैं एड्रेनलिन रश। कल स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 9 बजे मॉस्को क्षेत्र में कुछ फटा जिसे सबने सुना। जब मैं कहता हूं सबने तो वाकई सबने सुना। शहर के बीचों बीच से लेकर शहर के बाहरी इलाकों तक के लोगों ने वो आवाज सुनी। सबने उसे सुना, लेकिन कुछ संदिग्ध हुआ क्योंकि अभी तक उस आवाज के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वो क्या थी। अब आमतौर पर जब भी यूक्रेनी ड्रोन आते हैं सरकार हमेशा घोषणा करती है कि अरे दोस्तों, हमने इतने ड्रोन गिरा दिए और जो भी आग आप देख रहे हैं वो बस ड्रोन के मलबे से है। एक घोषणा होती है, भले ही वो पूरी सच्चाई ना हो। रूसी लोगों को किसी न किसी तरह की घोषणा मिलती है, लेकिन इस बार उन्हें कुछ भी नहीं मिला और इसी वजह से बहुत सारे रूसी लोग खुद ही कुछ थ्योरीज बनाने लगे कि आखिर वो क्या था और वो थ्योरीज वाकई में बहुत डरावनी है। अब इससे पहले कि हम उन पर बात करें, मेरे पास उस आवाज की क्लिप है। मुझे लगता है कि ये डोर कैमरा से है या शायद किसी के घर के साइड वाले कैमरे से है, तो आपको जो दिख रहा है वो मायने नहीं रखता। ध्यान दीजिए कि आप क्या सुन रहे हैं, ठीक है? जरा सुनिए। वहां पास में रहने वाले एक रूसी निवासी ने भी वो आवाज सुनी और उनके पास जानकारी है जो सबको उलझन में डालती है। उनका कहना है कि आमतौर पर जब यूक्रेनी लोग ड्रोन या मिसाइल भेजते हैं, आवाज उस दिशा से आती है जो यूक्रेन की सीमा की ओर है, यानी ड्रोन यूक्रेन से भेजा गया है। वे ड्रोन को आते हुए सुन सकते हैं और फिर दूसरी ओर धमाके की आवाज सुनते हैं। लेकिन इस बार वे कह रहे हैं कि धमाका और आवाज यूक्रेन से नहीं, मॉस्को से आ रही है, जहां से नहीं आनी चाहिए थी। सुनिए ये आदमी क्या कह रहा है। ये अजीब है क्योंकि मॉस्को वहां है, लेकिन आवाज उसी दिशा से आई जहां सेंट्रल रिंग रोड, कुछ सैन्य ठिकाने और दूसरी सुविधाएं हैं। बेलारूस और यूक्रेन भी उसी दिशा में हैं। आमतौर पर ड्रोन वहीं से आते हैं। आवाज उसी दिशा से आई। मैंने पोस्ट करना जरूरी नहीं समझा, लगा ये एयर डिफेंस का काम है जो रोज होता है। अगर उन्होंने मॉस्को में सुना तो सेरपुखोव और पोदोल्स्क उस ओर हैं। खिड़कियां हिल गईं और ऐसा लगा जैसे घर नींव पर खिसक गया हो। संक्षेप में, सब कुछ हिल गया। वो सिर्फ कोई मिसाइल गुजर रही थी, ऐसा नहीं हो सकता। वो कुछ जमीन से आ रहा था। या तो कुछ गिरा है या लॉन्च हुआ है। तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा? कल मस्क का रॉकेट 6800 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चांद से टकराया
और बड़ा गड्ढा बना। लेकिन निर्वात में आवाज नहीं फैलती, तो वहां से आने वाली आवाज हम तक नहीं पहुंच सकती थी। यही मेरी एकमात्र धारणा है, मुझे और कुछ नहीं पता। अब हमारे पास एक रूसी भौतिक विज्ञानी है जिन्होंने आवाज सुनी और अपनी थ्योरी दी। ये एक डरावनी थ्योरी है। इस आदमी के पास कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ अंदाजा लगा रहा है। आप जानते हैं, वो अनुमान लगा रहा है। अब वो कहते हैं कि वह धुआं नहीं था, इसलिए ये परमाणु आवाज या परमाणु विस्फोट हो सकता है। वो अपने तथ्यों को साबित करने के लिए रूस के जार बम का ऐतिहासिक उदाहरण देता है। सुनिए। महिलाओं और सज्जनों, मैं मॉस्को में आज के धमाके की लहर को लेकर किसी को डराना नहीं चाहता। एक भौतिक विज्ञानी के रूप में मुझे लगता है कि अगर हमें कुछ नहीं लगा, किसी चीज में आग नहीं लगी और कोई धुआं भी नहीं था, यह शायद परमाणु से जुड़ा था। लेकिन फिर भी मैं ये दावा नहीं करूंगा कि यह निश्चित रूप से ऐसा ही था। मैं बस याद दिला दूं कि जार बॉम्बा परीक्षण में आघात तरंग कई बार पृथ्वी के चारों ओर गई थी। मुझे नहीं पता। उम्मीद है रूसियों को इस बारे में बहुत जल्द कोई असली पुष्टि मिल जाएगी। लेकिन सच कहूं तो भले ही यह कुछ भी न निकले, पुतिन के सामने इससे कहीं बड़ी समस्या है। उसके लिए सबसे बुरे से भी बुरा परिदृश्य अब सच होने लगे हैं। मैं इसे सबसे बुरा क्यों मानता हूं, समझने के लिए हमें जानना होगा कि सोवियत संघ का आखिरी युद्ध कैसे खत्म हुआ था, और वही युद्ध असल में सोवियत संघ के पतन का कारण बना था। यहाँ एक संक्षिप्त पुनरावलोकन है। जब सोवियत संघ अफगानिस्तान गया तो वह वहां 10 साल तक फंसा रहा, और जिस वजह से आखिरकार उसे वह युद्ध बंद करना पड़ा, वो थी रूसी माताओं का सरकार के खिलाफ विरोध करना। सोचिए, क्या कुछ ऐसा ही पुतिन के खिलाफ भी हो रहा है? वो भी ऐसे ही दलदल में फंसे हैं। सुनिए। पिछली बार मैंने कहा था कि वीडियो में F शब्द सेंसर नहीं होगा, फिर भी एडिटर ने सेंसर कर दिया। चिंता न करें, इस बार ऐसा नहीं होगा। एडिटर को पहले ही सेंसर न करने को कहा है। तो सुनिए, यह बिना सेंसर के है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाएं, इससे हमें एल्गोरिदम में मदद मिलती है। अब क्लिप देखें। वे बेवकूफ जो इस कमबख्त युद्ध का समर्थन करते हैं, जो लोग विशेष सैन्य अभियान के लक्ष्य पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। आप सभी जो इस युद्ध को चाहते हैं, जाकर वहीं मर जाओ। अभी एक मिसाइल मेरे बच्चे के किंडरगार्टन के ऊपर से गुजरी है। पहले मिसाइल अलर्ट बजा। मेरा बच्चा जानता है सायरन का मतलब। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे को ऐसी दुनिया में रहना पड़ रहा है जहां मिसाइल खतरा जैसे शब्द जानने पड़ते हैं। हम किंडरगार्टन में दाखिल भी नहीं हुए थे कि एक मिसाइल हमारे सिर के ऊपर से निकल गई। शायद वो मिसाइल यूक्रेनी बच्चों को मारने के लिए उड़ रही थी। शायद वो हमारे बच्चों को मारने के लिए उड़ रही थी। मेरा बच्चा सीढ़ियों से गिरा और डर गया। उसे घबराहट का दौरा पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, लेकिन उसे ये समझ आ गया था कि ये कोई छोटा हवाई जहाज नहीं था, ये कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, ये एक मिसाइल थी। उसने उस आवाज को पहचान लिया। वो जल्दी किंडरगार्टन के बाहर सीढ़ियों पर गया और बेकाबू होकर रोने लगा। वो डर गया था। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, जिसके लिए मेरे बच्चे के आंसू बहे। मैं उन सभी लोगों से अपील कर रही हूँ जो अभी भी इसका समर्थन करते हैं। हर वो इंसान जो अब भी ये खून खराबा चाहता है। आप बच्चों की मानसिक सेहत बिगाड़ रहे हैं। आप उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। मेरे बच्चे का बचपन अच्छा है। उसके पास एक छोटी साइकिल है। हम नदी में तैरने जाते हैं। बचपन की उन गर्मजोशी भरी यादों के अलावा उसे याद रहेगा कि वो डर से सीढ़ियों पर लेट गया था, क्योंकि किंडरगार्टन के ऊपर आसमान में मिसाइल उड़ रही थी। जिन्होंने ये शुरू किया वे शापित हों, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं उन्हें शाप देती हूँ जो इसे जारी रखते हैं। जो लोग हर रोज अपने हथियार उठाते हैं और दूसरों को मारने चले जाते हैं। मैं तो घर पहुंच चुकी हूँ। मिसाइल खतरे की चेतावनी खत्म हो गई है, लेकिन मैं अब भी गुस्से में हूँ। ये सब हमारे साथ लगभग 5 सालों से हो रहा है। 2 लोग, बस 2 छोटी समस्याएं कूटनीति से हल नहीं कर सकते, और दोनों तरफ बच्चों और मासूम लोगों की जिंदगियां कुर्बान कर रहे हैं। मैं यूक्रेन से 100 किलोमीटर दूर रहती हूँ, समझे? मैं खुशकिस्मत थी कि मैंने 5 सालों में पहली बार एक मिसाइल देखी। सीमा के दोनों ओर रहने वालों ने शायद इससे भी अधिक देखा होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने शहर के लोगों के साथ ये बातें साझा करूँ। कोई मेरा साथ नहीं देता। मुझे दोष देना आसान है। जो नाखुश है उसे दोष देना आसान है, बजाय असली जिम्मेदारों को दोष देने के, जिन्होंने सब शुरू किया और चला रहे हैं। ये छोटा शहर है, 18,000 लोग भी नहीं है। ब्लॉग चलाने के कारण लोग मुझे जानते हैं, और उनमें से ज्यादातर लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। मुझे गहरा आक्रोश है। मुझे आक्रोश था और आगे भी रहेगा। मैं युद्ध को युद्ध ही कहूंगी और इसे गलत बताऊंगी। ये दुख, पीड़ा और गंदगी है। मैं हमेशा लोगों से शांति चुनने की अपील करूंगी। कई बार उम्मीद होती है कि सब जल्दी खत्म होगा, लेकिन कभी कभी पूरी तरह निराश हो जाते हैं।
मैंने बहुत कोशिश की कि माता पिता के पास रहूं और कहीं और न जाना पड़े। मैं कैसे जा सकती हूँ? क्या मुझे बच्चों को ऐसे खतरे में डालना चाहिए? मेरा बच्चा रो रहा है क्योंकि उसे ऊपर से मिसाइल उड़ने का पता है। मैं बस युद्ध को ना कहती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, माताएं हर देश में शक्तिशाली होती है, लेकिन सोवियत संघ में उन्होंने राज्य को झुकने पर मजबूर करने का इतिहास रहा है। ये सोवियत संघ से शुरू होता है, जब माताओं ने अफगानिस्तान युद्ध के खिलाफ विरोध करना शुरू किया। फिर उन्होंने एक संगठन बनाया जिसे सैनिकों की माताओं की समिति कहा जाता है, और उस संगठन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वे राज्य के खिलाफ पहली नागरिक बगावत बनी, जो वास्तव में सफल रही, क्योंकि उन विरोध प्रदर्शनों के कारण राज्य ने अपनी नीति बदल दी थी। सोवियत संघ टूटने के बाद रूस में भी यही हुआ। रूस जब पहली चेचन युद्ध के लिए चेचन्या गया, तो सैनिकों की माताओं की समिति फिर सक्रिय हुई और जबरन भर्ती के खिलाफ विरोध करने लगी। फिर येल्सिन सरकार ने फिर झुकाव दिखाया और युवाओं व छात्रों की जबरन भर्ती रोक दी। इसी दौरान पुतिन रूस की राजनीति में सक्रिय थे और उन्होंने यह सब देखा और याद रखा। और यही वजह है कि जब से वे यूक्रेन पर चढ़ाई की है, उन्होंने बहुत सावधानी बरती है कि ऐसा कोई आंदोलन फिर से शुरू न हो, क्योंकि वे जानते हैं कि इसका क्या नतीजा हो सकता है। तो जब भी हम ऐसे वीडियो क्लिप्स देखते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए और समझना चाहिए कि इसका असली मतलब क्या है। पुतिन के लिए ये और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन ये छोटे व्लादिमीर की एकमात्र समस्या नहीं है। मास्को में भी ताकतवर लोग बोल रहे हैं, और जब मैं ताकतवर कहता हूं तो मेरा यही मतलब है। मेरा मतलब है मास्को के मेयर से। ये वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में कई लोगों ने अटकलें लगाई हैं कि वे पुतिन के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। अब वे सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि वे उस लामबंदी योजना का समर्थन नहीं करते जिस पर क्रेमलिन में पहले से चर्चा हो रही है। ये वही बात है जो पहले भी कही गई है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस में चुनावों के बाद, जो मेरे ख्याल से सितंबर के आखिर में होंगे, पुतिन की योजना कम से कम 5 लाख पुरुषों की लामबंदी करके उन्हें मोर्चे पर भेजने की है। मेयर ने कहा कि यह गलत योजना है जो अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रूस को यह युद्ध हारने पर मजबूर करेगी। सुनिए। हम लगातार ये बातें सुनते रहते हैं कि हम अक्सर सुनते हैं कि सब कुछ जुटाना जरूरी है, पूरी अर्थव्यवस्था को युद्ध स्तर पर लाना चाहिए आदि। लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था की संरचना अलग है। अगर शांति काल की कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, अगर न टैक्स हैं, न व्यक्तिगत आय, और राजनीतिक हालात बिल्कुल अलग हैं, हम युद्ध में सफल नहीं होंगे। और जीवन को समाप्त करने के लिए एक सामान्य अर्थव्यवस्था को समाप्त करना देश को ही समाप्त करना है। ये सब बातें बेकार हैं, ऐसे लोगों से आती हैं जिन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्था या युद्ध की समझ नहीं है। आधुनिक युद्ध 2 मोर्चों पर होता है। पहला, असली युद्ध मैदान। दूसरा, देश की स्वस्थ और स्थिर अर्थव्यवस्था। इसके बिना जीत असंभव है। मैं सच कहूं तो ये हल्की आलोचना थी। ये शब्द अर्थव्यवस्था पर थे और वह युद्ध की आलोचना से बहुत दूर रहते हैं। फिर भी वह रूस के सबसे ताकतवर अधिकारियों में है जिन्होंने पुतिन का सार्वजनिक रूप से विरोध किया। लेकिन जानते हैं क्या, वह अकेले नहीं हैं। हमारे पास रूसी प्रचारक भी हैं जिन्हें इस आदमी यानी मेयर जितना कूटनीतिक नहीं बनना पड़ता। अब वे नरमी छोड़ चुके हैं और खुलकर पुतिन को कमजोर नेता कह रहे हैं, क्योंकि वे जिस तरह से युद्ध चला रहे हैं। सुनिए, फिर मैं समझाऊंगा कि असल में ये आदमी क्या कहना चाहता है। कि शीर्ष व्यक्ति, इसमें कोई शक नहीं कि शीर्ष व्यक्ति को हो रही चीजों की वस्तुनिष्ठ जानकारी नहीं है, क्योंकि साफ कहूं तो उसकी बातों का असर इसलिए दर्दनाक है क्योंकि जमीन की हकीकत और शीर्ष व्यक्ति की नजरिए में बहुत बड़ा फर्क है। जो है उसके बीच का अंतर। एक तरफ जैसा कि कहावत है, राजा नहीं जानता, लेकिन दूसरी ओर, माफ कीजिए, क्या राजा ने ही ये झूठ और धोखे की व्यवस्था नहीं बनाई थी? और इसी तरह ठीक से कहें तो सिर्फ वही नहीं, लेकिन उसकी सक्रिय। मैं समझता हूं कि इन सवालों के लिए शब्द चुनना आपके लिए मुश्किल है, इसलिए मैं सीधा कहता हूं। क्या व्लादिमीर पुतिन मजबूत नेता है? नहीं, वो नहीं है। वह एक कमजोर नेता है। और मामला सिर्फ इतना नहीं है कि जैसा लोग कहते हैं राजा अपने दरबारियों के इशारों पर चल रहा है, बल्कि खुले तौर पर दिखने वाले लोग जो बैठते हैं और भी कई जगहों पर, एक खास मीनार में, एक खास इमारत में, वगैरह वगैरह मौजूद होते हैं। हाँ, उनमें वे लोग भी हैं जो विवादास्पद नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार हैं। उनमें वे लोग भी शामिल हैं जो विवादास्पद नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार हैं। जैसा मैंने कहा, ये आदमी कूटनीतिक भाषा नहीं अपना रहा था और उसकी आलोचना
एक बहुत खास नजरिए से आ रही थी। ये पुतिन के युद्ध को देखने के नजरिए और असली मोर्चे पर युद्ध की स्थिति की तुलना है। पुतिन अब भी यही कहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो सच में इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। वह सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि रूसी सेना आगे बढ़ रही है और रूस को मोर्चे पर कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह इस पर विश्वास करते हैं या यह घरेलू प्रचार है, लेकिन एक बात हम जानते हैं, पुतिन की बातें हकीकत से मेल नहीं खाती। पिछले साल के अंत से वह कई बार सैन्य कपड़े पहनकर भाषण देते हैं कि रूस ने यूक्रेन में एक नए शहर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन असल मोर्चे पर कुछ और ही होता है। आप समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, या तो दो में से एक हुआ है। कोई रूसी सैनिक ने नए शहर में झंडा लगा दिया, एक आदमी, और पुतिन दावा करते हैं कि अब रूस उस शहर को नियंत्रित करता है, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जैसे ही वह झंडा लगाया जाता है, एक यूक्रेनी ड्रोन आता है और उस रूसी सैनिक को खत्म कर देता है, और रूस अब उस शहर में कुछ भी नियंत्रित नहीं करता। पुतिन के अनुसार शहर रूसी नियंत्रण में है, तो या तो यही हो रहा है या इससे भी बुरा। रूसी सैनिक अभी भी शहर के बाहर ग्रे जोन में लड़ रहे हैं, जबकि पुतिन झूठा दावा करते हैं कि शहर उनके नियंत्रण में है। जब भी ऐसा होता है, रूसी प्रचारक पुतिन के बजाय उनके आसपास के लोगों को दोषी ठहराते हैं। वे पुतिन की सीधी आलोचना नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि पुतिन को गलत या झूठी जानकारी दी जा रही है या उन्हें सही सलाह नहीं मिल रही, उन्हें सही जानकारी नहीं है। लेकिन वे कभी भी सीधे तौर पर जार की आलोचना नहीं करना चाहते। लेकिन इस आदमी ने सारी दिखावेबाजी छोड़ दी है। वह सीधे पुतिन पर हमला कर रहा है और सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि वो एक कमजोर नेता है, वो इस युद्ध को सही तरीके से नहीं चला रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह आदमी युद्ध विरोधी नहीं है। वह चाहता है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करे और पुतिन ज्यादा सख्ती दिखाएं, यहाँ तक कि ज्यादा नागरिकों को मारे। उसे नहीं लगता पुतिन युद्ध चला सकते हैं, इसलिए वह उसकी आलोचना कर रहा है। अब सोचो, कमजोरी वाली बात सच है। पुतिन का शासन कमजोर हो गया है और पुतिन भी ये जानते हैं। वो अपनी स्थिति समझ सकते हैं और यही वजह है कि वो असल में एफएसबी को और ज्यादा ताकत दे रहे हैं ताकि वो सत्ता में बने रह सके। रूसी अभिजात वर्ग में समस्याग्रस्त स्थिति बन रही है। मैं आपको इसका मतलब दिखाता हूँ। ब्लूमबर्ग की नई रिपोर्ट देखें। पुतिन युद्धकालीन अभिजात वर्ग को नियंत्रित करने के लिए एफएसबी के कट्टरपंथियों पर निर्भर है। रिपोर्ट के अनुसार रूस के कई अभिजात अब डर रहे हैं कि एफएसबी अब नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, क्योंकि पुतिन ने युद्ध को लेकर बढ़ती बेचैनी के बीच अपनी सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की जिम्मेदारी उसी एजेंसी को दे दी है। एफएसबी की शक्ति के दुरुपयोग का बड़ा उदाहरण टेलीग्राम सीईओ का मामला है, जो रूस में जन्मे रूसी अरबपति हैं। मुझे लगता है टेलीग्राम रूस में शुरू हुआ था। अब उस व्यक्ति पर आतंकवाद का आरोप है। उसे ये आरोप क्यों मिला? असल में वह टेलीग्राम पर यूक्रेनी ग्रुप चैट्स डिलीट नहीं करना चाहता था। टेलीग्राम एक बड़ा मैसेजिंग ऐप है जिसके 1 अरब से ज्यादा यूजर्स है। इसका अर्थ है कि यूक्रेनी और रूसी दोनों इसका उपयोग करते हैं। इस युद्ध के दौरान टेलीग्राम का इस्तेमाल उन सभी लोगों के लिए बहुत बढ़ गया है जो इस युद्ध में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल है। अब पुतिन नहीं चाहते कि टेलीग्राम पर यूक्रेनी ग्रुप चैट्स हों, जो एक रूसी व्यक्ति के स्वामित्व वाला ऐप है, या कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जो रूस में पैदा हुआ था। तो पुतिन ने इस आदमी पर दबाव डालने की कोशिश की कि वह उन ग्रुप चैट्स को डिलीट कर दे, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो उस पर आतंकवाद का आरोप लगा दिया गया। यह फैसला पुतिन ने नहीं, एफएसबी ने लिया था। अब समझ आता है कि पुतिन इस संगठन पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। लोग याद रखते हैं कि पुतिन राजनीति से पहले केजीबी एजेंट थे, पर भूल जाते हैं कि राजनीति में आने पर केजीबी को एफएसबी में बदल दिया गया, यानी केजीबी असल में एफएसबी बन गई। पुतिन पहले नेताओं में से थे जिन्होंने रूसी टीवी और समाचार चैनलों पर केजीबी का सार्वजनिक रूप से बचाव किया। इस समय कई लोगों को पता चला कि सोवियत संघ के तहत केजीबी कितनी बुरी थी। इसी कारण केजीबी भंग हुई और नया संगठन एफएसबी बना। हालांकि दोनों लगभग एक जैसे हैं। इसके अलावा पुतिन ने एफएसबी का बचाव किया और राष्ट्रपति बनने से पहले इसके प्रमुख भी रहे। वे पहले केजीबी के भी प्रमुख थे, फिर प्रधानमंत्री, अंतरिम राष्ट्रपति और अंत में राष्ट्रपति बने। तो वे इस संगठन के प्रमुख हुआ करते थे। वे खुद एक जासूस थे। तो अब ये बात समझ में आती है कि वे उन पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। लेकिन रूसी अभिजात वर्ग इससे बहुत खुश नहीं है, क्योंकि वे इसे एफएसबी के और अधिक शक्तिशाली होने और उसकी ताकत पर कोई नियंत्रण न होने के रूप में देखते हैं। कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, कोई और संगठन या संस्था नहीं है जो एफएसबी को नियंत्रित कर सके। अब उनके पास रूस के अंदर लगभग असीमित शक्ति है। रूसी स्रोत की इस खास टिप्पणी पर एक नजर डालिए। ये एफएसबी के दूसरे विभाग की बात है जो आतंकवाद से लड़ने और रूस की राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। अब इन्हें किसी भी व्यक्ति की जांच की पूरी छूट मिल गई है, वो भी बिना जवाबदेही के।
यही वो निदेशालय था, या यही वह समूह था जिसने टेलीग्राम के संस्थापक का पीछा किया? वही निदेशालय जिसने इलिया रेम्ज़लॉव को जेल में डाल दिया। यह एक क्रेमलिन समर्थक युद्ध ब्लॉगर है जिसे हमने पहले भी कवर किया है। उसने पुतिन पर युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाने या यहाँ तक कि युद्ध अपराधों के लिए फांसी देने की मांग की थी। अब वो सिर्फ उस टिप्पणी के लिए जेल में है। यही वही समूह है जो युद्ध विरोधी नेता बोरिस नाज़ादिन के लिए जिम्मेदार है, जो हाल ही में देश छोड़ गए हैं। इस व्यक्ति ने 2024 में पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ा और कुछ हफ्तों बाद अलेक्सी नवाल्नी की तस्वीर लगाने पर उग्रवाद का दोषी पाया गया और इसी या पिछले महीने उसे विदेशी एजेंट घोषित कर दिया गया। अपनी जान को खतरा महसूस होने पर वो फ्रांस चला गया ताकि सुरक्षित रहकर वहीं से पुतिन की आलोचना और विरोध जारी रख सके, जहां एफएसबी का डर न हो। अब वही दूसरा निदेशालय व्यापारिक दिग्गजों के पीछे भी है। ये दूसरों की संपत्ति जब्त कर उसे वफादारों में बांट रहा है। अगर कोई अरबपति पुतिन को नाराज कर रहा है और कोई उसका समर्थन कर रहा है, उसका पैसा उस आदमी को मिलेगा क्योंकि वह शासन का समर्थन करता है। वे आम लोगों जैसे भौतिक विज्ञानी, शोधकर्ता, अभिनेता जो खुलकर विरोध में बोल रहे हैं, उनके पीछे भी जा रहे हैं। रूसी अभिजात वर्ग के लिए यह स्थिति खराब है क्योंकि युद्ध से मुनाफा होने के बावजूद प्रतिबंधों के कारण वे कहीं और नहीं जा सकते। वे ऐसे देश में नहीं रहना चाहते जो तानाशाही और सोवियत संघ जैसा बनता जा रहा है। इसलिए कुछ अभिजात वर्ग अब पश्चिमी मीडिया को इंटरव्यू देकर बता रहे हैं कि पुतिन के तहत एफएसबी ने कितनी ताकत पाई है। अब जब युद्ध योजना के मुताबिक नहीं चल रहा तो ज्यादा लोग पुतिन की आलोचना कर रहे हैं। इसके जवाब में पुतिन ने एफएसबी को आलोचना दबाने की और ताकत दी है। अब आगे बढ़ते हैं। बैटलफील्ड ब्रेकडाउन के इस हफ्ते के एपिसोड में हमारे साथ ह्यूस्टन के डेविड स्टीवंस थे, जो पूर्व अमेरिकी नौसेना कमांडर, फारस की खाड़ी के लिए स्ट्राइक ऑपरेशंस ऑफिसर और अब लेखक है। वे यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से इसे करीब से देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये सेगमेंट हमारे पूरे एपिसोड से लिया गया है, जिसे हम आमतौर पर सिर्फ मेंबर्स के लिए रिलीज करते हैं। तो अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या basicsinsider.com पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। आपका समर्थन हमें स्वतंत्र पत्रकारिता जारी रखने में मदद करता है। हमारे पास कोई निवेशक या अरबपति समर्थक नहीं है, सिर्फ आप और YouTube विज्ञापनों से फंडिंग मिलती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है, आप आज ही मेंबर बनकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं और आपको हर दिन मिलने वाले ढेर सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस भी मिलेगा। अब आइए इस सेगमेंट में चलते हैं। ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। ये निश्चित रूप से ऐसी चीज है जिसे मैं लगभग एक माइक्रो एयरक्राफ्ट कैरियर मानूंगा। एक ड्रोन जिसमें दूसरे ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता है, लक्ष्यों से बच सकता है और ये तो खुद भी एक कामिकाज़े बन सकता है। ऐसा कुछ जो एक करियर करना पसंद नहीं करता। बस सीधे अंदर चले जाओ। और उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना? यही सबसे शानदार बात है। मुझे यकीन है आपके लिए भी, क्योंकि आप शायद नौसेना से जुड़ी चीज़ों को ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा करीब से फॉलो करते हैं। इस आक्रमण की शुरुआत में उनके पास कोई नौसेना नहीं थी और अब ये अपेक्षाकृत सस्ती हैं। कुछ फुटेज में आप देखेंगे कि वे ड्रोन लॉन्च कर मस्तूल या एंटीना लगाते हैं जिससे वे सही दिशा में निर्देशित हो सकें। जैमिंग रोकने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स भी है। एक बात जिसने मुझे चौंका दिया, आप शायद इसे कुछ अन्य वीडियो क्लिप्स में देखेंगे। उन्होंने वास्तव में इस चीज पर रॉकेट लॉन्चर लगाए हैं और उन्होंने इनमें से एक पर AIM-9 साइड वाइंडर मिसाइल भी लगाई है। मैं AF-18 के विंग टिप्स पर यही मिसाइल ले आता था। इसमें 2 साइड वाइंडर मिसाइलें होती हैं जो अन्य विमानों को गिराने के लिए बनी हैं। मेरे अनुसार इन्होंने 2 विमानों को गिराया है। हाँ, ये पागलपन है। हाल ही में अमेरिका ने पुष्टि की कि एक F-16 ने रूस के सबसे उन्नत SU-35 विमान को मार गिराया। जॉइंट चीफ्स ऑफ कमांड ने ये कहा। बिल्कुल, असल में बैराकोडा ड्रोन ने रूसी विमान गिराया था। ये तो पागलपन है। क्या नौसैनिक ड्रोन अब भी फाइबर ऑप्टिक पर निर्भर है? नहीं, समुद्री ड्रोन से उसके लॉन्च किए गए FPV ड्रोन तक फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन होता है, पर मुझे नहीं लगता उन्हें इसकी जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है क्योंकि आप डेक से विशाल मस्तूल निकलते देख रहे हैं। वो मुझे यकीन है वो ट्रांसमिट और रिसीव करता है और सैटेलाइट से जहाज से कंट्रोलर्स तक सिग्नल भेजता है। हाँ, ये तो कमाल है। और मुझे यकीन है कि आपने वो सारे ऑपरेशन देखे होंगे जो यूक्रेन कर रहा है। काला सागर और अजोव सागर में सारे टैंकरों को निशाना बना रहा है। एक दिलचस्प बात जो मैंने अभी सीखी है वो ये है कि यूक्रेन की तरफ से एक भी नाविक को खतरे में नहीं डाला जा रहा है। अब तक वे लगभग 200 टैंकर गिरा चुके हैं। बिल्कुल, इन वीडियो क्लिप्स में आप देखेंगे कि वे गोलियों से बच रहे हैं और बम गिरा रहे हैं, लेकिन टैंकरों के रडर व प्रणोदन प्रणाली को निशाना बना रहे हैं।
और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप वाकई में टैंकर के किनारे में छेद नहीं करना चाहेंगे, खासकर अगर वह आपके अपने जल क्षेत्र में है। आप विशाल तेल रिसाव और आग नहीं लगाना चाहेंगे। मेरा मतलब वो जबरदस्त विस्फोट है ना? हाँ, ये हमेशा असरदार नहीं होता। टैंकरों में आग लग सकती है, लेकिन आप नहीं चाहेंगे कि उनमें रिसाव हो, खासकर तटीय जल में। हाँ नहीं, यूक्रेन ने किया है। ये स्पष्ट किया है कि वे कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे बस इन टैंकरों को निष्क्रिय कर रहे हैं ताकि वे अब काम न कर सके या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अंदर के तेल या ऐसी किसी चीज को नहीं। हाँ, और ये कुछ ईरानी क्लिप्स है जिस पर मुझे लगता है कि आप ज्यादा जानकारी दे पाएंगे क्योंकि आप वहां कुछ समय के लिए थे। अमेरिकी नौसेना के सुसाइड ड्रोन ने ईरानी घाटों पर हमला किया था और ये 1 महीना पुराना है। हाँ, ये एक नई तकनीक है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अमेरिकी सेना और रक्षा उद्योग, यूक्रेन व ईरान समेत अन्य देशों से सीखने में कोई झिझक नहीं रखते। अब जो कई ड्रोन्स हम युद्ध क्षेत्र में भेज रहे हैं वे अपग्रेड किए गए शाहेद ड्रोन हैं जिन्हें हम वापस भेज रहे हैं। क्या हमें लेकिन पता ये है थे। कि क्या ये अपग्रेड्स थे? शायद। इसमें अधिकतर स्वायत्त सिस्टम है और जैमिंग को अनदेखा करने की क्षमता है, और ज्यादा स्पीड, बेहतर पैंतरेबाजी क्षमता और स्टेल्थ। बैराकुडा, हाँ, वो माइक्रो एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा है। अब आप पीछे लॉन्चिंग रैक देख सकते हैं जो सभी में नहीं होता, लेकिन ये बिना दिशा निर्देश वाली रॉकेट्स भी दाग सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इनमें हीट सीकिंग मिसाइलें भी लगाई गई हैं जो आमतौर पर हम फाइटर जेट्स पर लगाते हैं। तो ये इतनी ऊंचाई तक जा सकता है? ये शायद एक बेवकूफ़ी भरा सवाल हो सकता है। तो क्या ये हवा में उड़ रहे फाइटर जेट को भी मार सकते हैं या सिर्फ एक पर? ये कंधे से दागी जाने वाली वायु रक्षा प्रणाली जैसा है। कंधे से छोड़ी जाने वाली मिसाइलों की कई सीरीज हैं, रूसी, अमेरिकी आदि। इन्हें कंधे से दागा जाता है और इनकी रेंज सीमित होती है। ये सिर्फ कम ऊंचाई वाले विमानों को मार सकती हैं। AIM-9 ज्यादा ताकतवर, लंबी रेंज और तकनीकी रूप से उन्नत है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इस क्लिप के बाद यहाँ से एक ड्रोन लॉन्च किया जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि यही लिखा है। अब आप देख रहे हैं वहाँ। कि रॉकेट्स जहाज के पीछे से फायर हो रहे हैं। हाँ, ये उसकी रक्षा प्रणाली है। वहां एंटीना, मस्तूल और कैमरा है। और वहाँ से एक ड्रोन बाहर आ रहा है। वे निकल पड़े। ड्रोन को मदरशिप से जोड़कर मदरशिप सैटेलाइट के जरिए ऑपरेटर से जुड़ती है। ये तो कमाल है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको याद है या नहीं, लेकिन हमने कवर किया था कि चीन कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा था करीब 1 साल पहले, और यूक्रेन ने ये किसी और से पहले कर दिखाया। हाँ, जब जिंदगी और देश दांव पर हो तो प्रेरणा बहुत होती है। आप तेजी से नवाचार करते हैं। वैसे पता नहीं आपने यह देखा या नहीं, हाल ही में हमने इसे कवर किया था। वे 2026 के लिए रोज 2 नए ड्रोन डिजाइन मंजूर कर रहे हैं। पागलपन है ना? वो कमाल है, वो सच में अद्भुत है। वो चीजें जिनसे हमें सीखना चाहिए। लेकिन ये भी मुश्किल है क्योंकि यूएस भी नवाचार कर रहा था। हम अभी भी नवाचार कर रहे हैं, है ना? लेकिन शीत युद्ध के दौरान नवाचार एक चरम स्तर पर था, यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी। जब आप युद्ध में नहीं होते तो उसे दोहराना बहुत मुश्किल होता है। क्या आप इससे सहमत हैं या आप असहमत होंगे? नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। और हमारे सैन्य औद्योगिक तंत्र में आमतौर पर बहुत अधिक गति रहती है, लेकिन वर्तमान रक्षा सचिव के तहत वो रक्षा ठेकेदारों के पास जाकर उन्हें ठीक वही करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है यह व्यापारिक पक्ष है। मैंने इन कंपनियों के कुछ सीईओ को इसे लेकर बात करते सुना है। उनके लिए उत्पादन बढ़ाने का मुख्य कारण यह है कि सरकार सच में ऑर्डर देना शुरू करे, सिर्फ कहने की बजाय कि हमें उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इन सीईओ के लिए उनके पास और भी प्रोत्साहन होते हैं। वे एक नई फैक्ट्री पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते अगर उन्हें उस पर निश्चित रूप से पैसे की वापसी जैसी कोई गारंटी नहीं मिलती। नहीं, यही तरीका है। मुझे नहीं लगता कि ये अभी समस्या है। हम बहुत तेजी से काफी गोला बारूद इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये सच है, जो कि पागलपन है। ठीक है, अगला क्लिप एक FPV टर्मिनल ग्लाइडर ड्रोन है जो एक रूसी नाव में जाता है। ये महत्वपूर्ण है। आपके पास मान ऑपरेटर है जो लक्ष्य को पहचानता है और फिर उसे आगे की कार्रवाई के लिए एक AI एक्सपर्ट सिस्टम को सौंप देता है। जैमिंग होने पर सिस्टम पूरी तरह स्वायत्त हो जाता है। वाह! और आप देख सकते हैं कि ये बहुत प्रभावी है। लक्ष्य पैंतरेबाजी कर रहा है। मुझे लगता है कि उसे शायद पता है कि उसे ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन AI सिस्टम उससे तेज है। मैं भी इसके बारे में और जानना चाहता था। क्या आपने देखा
कि CIA डायरेक्टर रैटक्लिफ ने कहा कि फ्रंट लाइन पर रूसी सैनिक के जिंदा रहने की औसत अवधि 20 से 30 मिनट है और उन्होंने कहा कि ये AI की वजह से है। तो वे AI का और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बात पूरी तरह से समझ में आती है। जब पायलट नियंत्रण खो देता है तो AI नियंत्रण संभाल लेता है। ठीक है, क्या यही है? आगे बोलिए, आपने समझाया क्योंकि मुझे नहीं पता था। बिल्कुल सही। अगर आप ध्यान दें तो ज्यादातर FPV वीडियो फुटेज में जैसे जैसे वो टारगेट के करीब जाता है, मूवमेंट्स थोड़े झटकेदार हो जाते हैं, वो थोड़ा अस्थिर सा लगता है और फिर जाहिर है सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक इंसान ऑपरेटर के लिए, इस बारे में सोचिए, कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर पायलट आपको ये बताएगा आधा मील दूर होना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी गलती हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरते समय करेक्शन बहुत छोटी और तेज होनी चाहिए। इंसान की स्पीड सीमित है, इसलिए रात में कैरियर पर लैंड करना सबसे बेवकूफी भरा काम है, जो मैंने कई बार किया है। यही बात यहाँ भी लागू होती है। जब आप किसी चीज को टारगेट तक गाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप सचमुच उसे टारगेट तक उड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, करेक्शंस और छोटी और छोटी और तेज होती जाती है। तो शुरुआती बहुत सारे FPV वीडियोस ये इधर उधर डगमगाता रहता है और आप सोचते हैं क्या ये टकराएगा? आखिरी पल में ये गोता ललाता है, शायद टकराए या ना टकराए। AI जोड़ने से सिस्टम ज्यादा सटीक और तेज हो सकता है, लेकिन अभी ये टारगेट नहीं पकड़ रहा। ये सिर्फ टर्मिनल गाइडेंस फेस कर रहा है। लेकिन, और ये एक अलग चर्चा है, हम AI द्वारा टारगेट एक्विजिशन की ओर बढ़ रहे हैं और इससे कई और पहलू जुड़ जाते हैं। हाँ, बहस अभी जारी है। मेरा मानना है कि जो आपने समझाया वही फ्रंट लाइन पर भी लागू हो सकता है, जहां अंतिम समय में AI नियंत्रण ले लेता है। इसमें इंटरफियरेंस या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जरूरी नहीं, AI इंसानों से आसान होने के कारण नियंत्रण ले लेता है। हाँ, ऐसा है। मुझे नहीं पता इसका फायदा नुकसान क्या है। ऑपरेटर सोच सकते हैं कि वे बिना AI नियंत्रण के अच्छा कर सकते हैं। AI एक्विजिशन में दिक्कत है और ये हाल ही में ही संभव हुआ है। लोग 20-30 साल पहले की बातें करते हैं। AI सबसे बेहतरीन शतरंज मास्टर्स को हरा पाने में सक्षम था। वे ना तो बेसबॉल पकड़ सकते थे, ना ही कार चला सकते थे। सोचिए, आज आप पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में कार चला सकते हैं। ऑप्टिमस रोबोट्स बेसबॉल फेंक पकड़ सकते हैं। ऐसी क्षमता स्वायत्त अधिग्रहण को संभव बनाती है, पर अब इंसान को किल चेन से बाहर किया जा सकता है, यानी हमला करना है या नहीं, इस फैसले की प्रक्रिया से। इससे कुछ चिंताएं हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है यूनाइटेड स्टेट्स में इस पर बहस जरूर होगी और लोग सही जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, भले ही वे असहमत हों। दूसरे देशों जैसे चीन या रूस में शायद ये बहस न हो। मुझे नहीं पता यूक्रेन में ये बहस संभव है या नहीं, क्योंकि उनके पास रूस से कम जनशक्ति है। उन्हें इसे अन्य देशों से जल्दी अपनाना होगा। बिल्कुल, वे ऐसे विरोधी से लड़ रहे हैं जिसकी नैतिक सीमाएं नहीं हैं। हमारे पास भी स्वायत्त सिस्टम है जो काम करते हैं, यहाँ तक कि फाइटर भी, लेकिन वे अभी प्रोटोटाइप स्टेज में हैं। जैसा कि मैंने कहा, मारने का फैसला मशीन को सौंपने और उसे मिशन पर भेजने को लेकर कुछ चिंताएं हैं। फिर से, अगर आप एपिसोड का बाकी हिस्सा देखना चाहते हैं तो नीचे मेंबर बनकर देख सकते हैं। मेरा नाम सैम है और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा।